हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ई स्निपेट्स। मैं डॉक्टर सुरुचि तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ मेंडेलियन जेनेटिक्स इन मैन डिस्कस करूंगी। ये टॉपिक यूनिट 9.2 में दिया हुआ है फ्रॉम द यूपीएससी सिलेबस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूंगी कि हु वाज मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट और ही वाज द फादर एंड फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन द पी प्लांट, स्वीट पी प्लांट, जिसको कि हम बोटानिकली पाइसम सटाइवम कहते हैं। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे, ये उन्होंने 1856 में स्टार्ट किए थे और 1863 तक इन्होंने कंटिन्यूअसली उनको किए। और उनके बेसिस पे उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिकली उसको अरेंज करके डेटा को उन्होंने कुछ लॉज फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी। बट उनका एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स था कि मेंडल ने अपने लाइफ टाइम में उनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। उनके वर्क को रिकॉग्निशन मिला है उनकी डेथ के बाद, जबकि 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिच वॉन शेमार्क ने इंडिपेंडेंटली उनकी फाइंडिंग्स, उनकी स्टडीज को वेरीफाई किया एंड दे इंडिपेंडेंटली डिड देयर वर्क और उन्होंने रीडिस्कवर किया और पब्लिश किया उसको 1900 में। और वंस द वर्क वाज पब्लिश्ड, मेंडल गेन्ड अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स और उनके कंट्रीब्यूशन को जाना गया, माना गया और उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्निशन मिला। अब मेंडल ने किया क्या था, आइए ये भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं। मेंडल ने पी प्लांट्स पर वर्क किया था। उन्होंने पी प्लांट्स पर वर्क किया फॉर कंटिन्यूअसली फॉर 8 years और उनकी ये जो मेहनत थी उसने हमें क्या दिया, उसने हमें दिए फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन मेंडल के टाइम में जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो मेंडल ने जीन की जगह अपने लॉज में फैक्टर वर्ड का यूज किया है। क्यों? क्योंकि उस समय तक the term gene was not used. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया है that genes come in pairs. जो जीन्स हैं, जो हमारे हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं, वो कहाँ कोडेड हैं? वो जीन्स में कोडेड है। और ये जो जीन्स हैं ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं और पेयर में ही इनको इनहेरिट करता है इंडिविजुअल एंड वन पार्ट ऑफ दिस पेयर फ्रॉम ईच ऑफ द पेरेंट। मतलब कि अगर हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 की हम बात करें तो उस क्रोमोसोम नंबर 1 का एक जो पेयर में, वो पेयर में है और उसका एक पार्ट जो है वो हमारी मदर से हमें मिला है और सेकंड पार्ट हमको हमारे फादर से मिला है। नाउ ये उन्होंने अपने वर्क से क्लियर कर दिया था। मेंडल ऑल्सो सेग्रीगेटेड पेरेंटल जीन्स and observed their appearance in the offspring as dominant and recessive traits. उन्होंने जीन्स को सेग्रीगेट किया और जिस हिसाब से वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते थे और अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको डोमिनेंट या रेसेसिव की कैटेगरी में इंक्लूड किया। मेंडल ऑल्सो सेग्रीगेटेड पेरेंटल जीन्स. He recognized the mathematical patterns of inheritance from one generation to the next generation. उन्होंने क्या किया? Basically, he was a mathematician, तो उन्होंने mathematical patterns draw किए inheritance के लिए। और किसके बेसिस पे? फिनोटाइप और जीनोटाइप के बेसिस पे, कि किस तरीके से हमारे फिनोटाइप और जीनोटाइप जो हैं वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स के बेसिस पे उन्होंने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, जिनको कि हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? सिंपल है, बहुत टेंशन मत लेके सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इत्मीनान से सुनिएगा तो बहुत सी सिंपल सी चीज है, समझ में आ जाएगी। और बहुत हाइपर होके सुनेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आप उस सिंपल सी बात को बहुत सारी चीजों के साथ उलझा के नहीं क्लियरली समझ पाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो पे वेरी मच अ लॉट ऑफ अटेंशन बट विद अ कूल माइंड।
अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि एन ऑर्गेनिज्म विद ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स विल एक्सप्रेस द फॉर्म्स दैट इज डोमिनेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो तरीके के दो फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स, एक ही जीन के दो फॉर्म, मान लीजिए कि प्लांट हाइट की बात उन्होंने करी थी, पी प्लांट में टॉल प्लांट की बात करी और शॉर्ट प्लांट की बात करी, तो ये एक ही जीन है ना, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस दो हैं, एक है टॉलनेस का, एक है शॉर्ट हाइट ड्वार्फनेस का। तो दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन अगर पेयर हो गए, एक टॉल जीन, एक टॉलनेस का जीन आ गया पेयर में और एक शॉर्टनेस का या डॉर्फनेस का जीन आ गया पेयर में, तो जब ये ऑल्टरनेट फॉर्म्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो हमको दिखाई क्या देगा पौधे में? क्या वो टॉल हो जाएगा या वो शॉर्ट हो जाएगा? देन ही सेज कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तब द प्लांट विल एक्सप्रेस द डोमिनेंट ट्रेट। दोनों फॉर्म्स में से जो सा फॉर्म डोमिनेंट होगा वही एक्सप्रेस होगा। जैसे कि पी के केस में क्या हुआ था, टॉलनेस जो थी वो एग्जिबिट होती है फर्स्ट जनरेशन में अगर ऑल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट है तो, मतलब डॉर्फनेस का जीन भी प्रेजेंट है, टॉलनेस का जीन भी प्रेजेंट है, तो टॉलनेस विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज इट इज डोमिनेंट इन नेचर। तो ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर ऑल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं तो जो डोमिनेंट है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो डोमिनेंट नहीं है वो अपने आप को दबा रहने देगा। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ये कहता है कि ईच इनहेरिटेड ट्रेट इज डिफाइंड बाय अ जीन पेयर। हर ट्रेट का एक जीन पेयर होता है। पेरेंटल जीन्स आर रैंडमली सेपरेटेड to the sex cells so that the sex cells contain only one gene of the pair. हर पेरेंट हर इंडिविजुअल में पेयर्स में प्रेजेंट है, ये मैंने आपको बताया। अगर फर्स्ट क्रोमोसोम की बात करें तो उसके दो डिफरेंट टाइप्स के एलील्स होंगे जो पेयर हो जाएंगे, मिल के क्रोमोसोम को बनाएंगे। तो जब हमारे जर्म सेल्स में या सेक्स सेल्स में ये जीन्स ट्रांसफर होते हैं तो ये पेयर्ड फॉर्म में नहीं होते, ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। एक एलील एक में जाएगा, दूसरा एलील दूसरे में जाएगा, राइट? यही हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब हमारे इंडिविजुअल में, जब बॉडी सेल्स की बात करें तो बॉडी सेल्स में क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में रहते हैं, और जब सेक्स सेल्स बनते हैं तो सिंस दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, सो the chromosomes splits itself into two parts, एक एलील और दूसरे एलील में स्प्लिट हो जाता है and the two alleles separate out from the gene pair. This is law of segregation, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। अब आ जाइए थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर सॉर्टेड सेपरेटली। जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं हमारे प्रेजेंट है वहां पे, उनके जो जीन्स हैं वो सेपरेटली सॉर्ट आउट होते हैं फ्रॉम वन अनदर, सो दैट द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेट। मान लीजिए कि टॉलनेस का एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको दिया था, तो एक कैपिटल टी है जो डोमिनेंट है, टॉलनेस का कैरेक्टर है, और एक स्मॉल टी है जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है। तो ये दोनों अगर हमारे सेल्स में प्रेजेंट हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब जर्म सेल्स बनेंगे तो एक में कैपिटल टी जाएगा, एक में स्मॉल टी जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि फर्स्ट जनरेशन में हमको सिर्फ टॉल प्लांट्स ही दिखाई देंगे, चाहे उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो कोई भी हो, क्योंकि टॉल जो है वो डोमिनेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि सेक्स सेल्स में दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो टी अलग हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, अपने कैरेक्टर को रिटेन करेंगे। अगर नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी चला जाता है तो वो होमोजाइगस हो जाएगा फॉर द डोमिनेंट ट्रेट। तो
कैपिटल टी और स्मॉल टी जो यहाँ पे साथ में थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया है या कम कर दिया है। नो, नॉट एट ऑल। उन्होंने अपनी एक्सप्रेस भले नहीं हुआ है वो उस जनरेशन में, बट उसने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बचा के रखा हुआ है, और नेक्स्ट जनरेशन में जब वो जाएगा तो वो अपने ही ट्रेड को शो करेगा, दूसरे के ट्रेड को शो नहीं करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ मूविंग फर्दर, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कुछ छोटे छोटे साइंटिफिक यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है जो मैं बार बार यूज करूंगी, और जो बायो के स्टूडेंट्स कभी नहीं रहे हैं, हो सकता है उनको समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैंने यहाँ पे उनको थोड़ा सा एक डिफाइन कर दिया है कि एलील क्या होता है। अगर मैं एलील बोल रही हूं तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक क्रोमोसोम जो है वो हमेशा पेयर में रहता है। ये क्रोमोसोम है, ये तो इसका ये पेयर में प्रेजेंट है। अब ये जो डिफरेंट पेयर्स हैं ये एक दूसरे के एलील्स कहलाएंगे, राइट। दीज टू पेयर्स विल बी कॉल्ड एज एलील। क्रोमोसोम सेम है बट ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के एलील्स कहलाएंगे। द जीन दैट आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड दीज पेयर्स आर कॉल्ड एज एलील्स, राइट। आई थिंक आई एम क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस का क्या मतलब है? जब टू एलील्स आर द सेम, जब दो एलील सेम होंगे दे विल बी कॉल्ड होमोजाइगस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी के बजाय दोनों में कैपिटल टी प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ये होमोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कब होगी? जब दोनों एलील्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। एक क्रोमोसोम पेयर पे एक एलील पे कैपिटल टी प्रेजेंट है और दूसरे पे कौन सा प्रेजेंट है? मान लीजिए स्मॉल टी प्रेजेंट है, ड्वार्फनेस का ट्रेट प्रेजेंट है, तो दिस कंडीशन विल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन। नाउ फिनोटाइप में अक्सर बोलती हूँ, फिनोटाइप का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, कि आपका प्लांट जो है वो किस तरीके का दिख रहा है, टॉल दिख रहा है कि शॉर्ट दिख रहा है, वो उसका फिनोटाइप है। जो आपके फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, दे आर योर फिनोटाइप। जीनोटाइप की बात करिए, जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज द जीनोटाइप। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों अलग अलग चीजें हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हमारा कैपिटल टी डोमिनेंट है तो अगर हमारे हेट्रोजाइगस कंडीशन भी होगी तो हमारा फिनोटाइप टॉल होगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जीनोटाइप डिफरेंट होगा। ये कैपिटल टी जिनमें प्रेजेंट है वो भी टॉल होंगे और कैपिटल टी स्मॉल टी जिसमें प्रेजेंट है वो भी टॉल होंगे। तो फिनोटाइप विल बी सेम बट द जीनोटाइप इज डिफरेंट। नाउ कम टू फाइलियल जनरेशन। फाइलियल जनरेशन का मतलब होता है द जनरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड मेटिंग दैट इज सक्सेसिव टू पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, जो हमने एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल कंडीशन में नेक्स्ट जनरेशन पैदा करी है, उसको हम फाइलियल जनरेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेंडल जो है उन्होंने दो तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करी थी, एक डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करी थी। तो फिर मैं सिंप्लीफाई कर दूं कि मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड सुन के डर मत जाइए, इट इज वेरी सिंपल। मोनोहाइब्रिड क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर जीन की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जीन पेयर की बात कर रहे हैं, डिफरेंस हमारा सिर्फ एक जीन में है, बाकी पूरा हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, तब हम ऐसे क्रॉस को कहते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिजम्स दैट डिफर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर जीन पेयर। सिर्फ एक जीन पेयर में डिफरेंस है, बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरा सेम है, तब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं उसको। अब देखिए, अब इस डायग्राम में देखिए, यहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाया गया है। एक येलो कलर्ड प्लांट है, एक ग्रीन है। जब येलो होगा तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने डिनोट किया है वाई वाई, दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अगर हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारा जो कलर होगा वो येलो होगा।
और स्मॉल वाई अगर जीनोटाइप है तो फिनोटाइप क्या होगा, ग्रीन होगा। ओके, तो येलो और ग्रीन हमने लिया और दोनों को किस कंडीशन में लिया, होमोजाइगस। अब जो ये P क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज डिनोटिंग द पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन में हमने होमोजाइगोट्स लिए हैं, वन फॉर द डोमिनेंट एलील एंड द अदर फॉर द रेसेसिव एलील। नाउ अब जब गैमीट्स बनेंगे तो दे विल बी सेपरेटेड फॉलोइंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो कैपिटल वाई, इसमें सिर्फ कैपिटल वाई के ही गैमीट्स के ही एलील पास ऑन होंगे गैमीट्स में। इसमें क्योंकि सिर्फ स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई ही पास होना होगा। अब जब ये फर्स्ट F1 जनरेशन आएगी, जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, उसमें एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई पेयर हो जाएगा। ओके, कैसे, मेंडल का जब हम जीनोटाइप कैलकुलेट करते हैं तो वी यूज पुनेट स्क्वायर्स। तो अब जब हमारा यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन के गैमीट्स बने, F1 के लिए मैं बात कर रही हूं, तो एक पेरेंट में तो कैपिटल वाई रहेगा और दूसरे में स्मॉल वाई और स्मॉल वाई रहेगा। तो जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो क्या पॉसिबल है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, तो सिर्फ एक ही तरीके के हमको यहाँ पर मिल रहे हैं जीनोटाइप्स, दैट इज कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है तो F1 जनरेशन में हमको सिर्फ और सिर्फ येलो कलर्ड ऑर्गेनिजम्स ही मिलेंगे, बिकॉज इट इज डोमिनेंट और सब में कैपिटल वाई प्रेजेंट होगा। अब जब हम F1 जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स को मेटिंग कराएंगे तो हमको जो F2 जनरेशन मिलेगी उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों के जो गैमीट्स होंगे पेरेंट्स के F1 जनरेशन के, उसमें एक में कैपिटल वाई होगा, एक में स्मॉल वाई होगा। यहाँ पे भी एक में कैपिटल वाई होगा, एक में स्मॉल वाई होगा, जैसा कि यहाँ पर इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैपिटल वाई का बनेगा। सेकेंड कॉम्बिनेशन विल बी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, जो देखने में येलो ही होगा बिकॉज कैपिटल वाई इज डोमिनेंट। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा यहाँ पर, विच अगेन विल बी येलो क्योंकि डोमिनेंट है येलो। देन स्मॉल वाई जो कि ग्रीन हो जाएगा बिकॉज रेसेसिव है और होमोजाइगस रेसेसिव हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट जनरेशन में देखिए F1 जनरेशन में हमारा एक भी पेरेंट ग्रीन नहीं था, बट F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें से हमको एक जो है वो रेसेसिव जीन का होमोजाइगोट मिल रहा है एंड बिकॉज ऑफ विच वो ग्रीन कलर का है। यू कैन सी द डिफरेंस। अब ये जो है इसको हम लोग, मेंडल ने क्या बोला, इन्होंने इसको दो तरीके के रेशियो में डिफाइन किया है। जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बताते हैं 1:2:1। दैट मीन्स कि कैपिटल वाई एक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन क्या है, 2 है, और स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन 1 है। तो जीनोटिपिक रेशियो हैज बिकम 1:2:1 एंड फिनोटाइप दैट इज देखने में कैसा होगा उसका रेशियो क्या है, 1 2 3 विल बी येलो एंड 1 विल बी ग्रीन इन कलर। तो द फिनोटिपिक रेशियो विल बी 3:1। ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात। अब आ जाइए डाईहाइब्रिड क्रॉस में। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहता है क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिजम्स दैट डिफर एट 2 जीन पेयर। अब सारा कुछ सिमिलर है, 2 जीन पेयर में डिफरेंस है। तो यहां पर क्या होगा F1 जनरेशन में, क्या अब हमने यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, पहला येलो कलर और दूसरा रिंकल शेप और राउंड शेप का कंट्रास्ट है और ग्रीन और येलो का कंट्रास्ट है। तो एक जो पेरेंटल जनरेशन थी उसमें होमोजाइगस लिया गया वाई के लिए, दैट इज सीड कोड हमारा येलो था, होमोजाइगस कंडीशन थी, और
जो हमारा सीड का शेप था वो राउंड था, और दूसरा पेरेंट में क्या था, सीड कोट रिंकल्ड था और कलर जो है वो ग्रीन था सीड का। अब पहली जनरेशन में तो हमको, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सब में राउंडेड और येलो ही मिलेगा, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट्स प्रेजेंट है तो वही एक्सप्रेस करेंगे। बट F2 जनरेशन में हमको चेंज देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर में आपको देखने को मिल रहा है। जो में भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो सारे येलो एंड राउंड है, लेकिन जो रेसेसिव कंडीशंस हैं जहां पर वो ही सिर्फ रिंकल्ड और ग्रीन है। लेकिन लेकिन SS जो ट्रेट है, जो रिंकली शेप का ट्रेट है, वो जब होमोजाइगस हो जा रहा है तो येलो कलर होने के बावजूद हमारा जो सीड है वो रिंकल्ड हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो हो जाता है 9:3:3:1। मतलब 9 तो हैं जो राउंड एंड येलो हैं हमारे सीड्स, 3 हैं जो राउंड है और ग्रीन है, और 3 हैं जो येलो हैं बट दे आर रिंकल्ड, एंड 1 इज ग्रीन इन कलर एंड रिंकल्ड, जो हमको F2 जनरेशन में एक भी नहीं मिला था, और कहां पे प्रेजेंट था, पेरेंटल जनरेशन में प्रेजेंट था। तो दिस विल बी द फिनोटिपिक रेशियो इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। नाउ मूविंग फर्दर, अब ये तो हो गया मेंडल का लॉज, आपको समझ में आ गए, उनका बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब मैन में ये कैसे अप्लाई होता है, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन हमको देखने को बहुत सारे चीजों में मिलती है। हर वो कैरेक्टर जहां जो सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम से गवर्न होता है, उसका इनहेरिटेंस जो है वो एक क्रोमोसोम से अगर डिपेंड करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो करता है। तो कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, पहला एबीओ ब्लड ग्रुप, दूसरा रोलर एंड टेस्टर, तीसरा एनोनिकिया, चिनफिशर, फिनाइलकीटोनुरिया, मिड डिजिटल हेयर, डार्विन ट्यूबरकल एंड एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ये सारे इनहेरिटेंस के ट्रेट्स हैं, और भी बहुत हैं, बट आई एम लिस्टिंग ओनली 8 ओवर हियर, जिसमें से सिर्फ मैंने 5 एक्सप्लेन किए हैं आपको आगे अभी स्लाइड्स में। ना सबसे पहले हम एबीओ ब्लड ग्रुप को डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो एबीओ सिस्टम इन मैन। एबीओ ब्लड ग्रुप सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था, एक इम्यूनोलॉजिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर। इन 1901 आइडेंटिफाइड कि ह्यूमंस का जो ब्लड टाइप है वो एबीओ ब्लड ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम was the first genetic polymorphism discovered in humans। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर आ जाइए, अब हम इनहेरिटेंस की बात करें तो ये 3 एलील्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। पहला एलील है हमारा A, दूसरा है B एंड थर्ड इज O, राइट। अब A और B they also show codominance, they are not dominant over वन अनदर। ना तो A B के ऊपर डोमिनेंट है, ना B A के ऊपर डोमिनेंट है। तो अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो देयर विल बी अ कोडोमिनेंस। बट ये जो O एलील है ये रेसेसिव है। ये अगर A के कॉम्बिनेशन में होगा, A O होगा, तो A विल बी द ब्लड ग्रुप। अगर B के कॉम्बिनेशन में होगा तो B विल बी द ब्लड ग्रुप। एंड अगर होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी सिर्फ O ब्लड ग्रुप बनता है। तो ये जो इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ये एबीओ लोकस से गवर्न होता है, सिंगल जीन से गवर्न होता है जो एबीओ लोकस पे प्रेजेंट है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। अब देखिए, अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं दे आर हेट्रोजाइगस, ब्लड ग्रुप ए है बट ए नहीं है, ए ओ है, एंड ब्लड ग्रुप BO है, इट इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस। तो अब जब ये कंडीशन है तो चारों कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। कैसे?
पुनेट स्क्वायर बना के फट से देख लीजिए, ये है हमारा पुनेट स्क्वायर, O will be possible and O will be there. Okay, तो हमारे चारों, it has become very hodgepodge types, but still AB will be there, BO will be there, AO will be there and OO will be there, जो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है AO, AB and BO and OO. ठीक, अब हमको आगे चल के, ये तो हमारी हो गई F1. अब हम जब F2 की बात करेंगे तो वी विल टेक अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, जो कि अपने को एक्सप्रेस करने में भी दिखाएगी कि किस तरीके से हमारा फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो रहा है. तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हमारा जो पेरेंटल जनरेशन हम ले रहे हैं, ये मैंने 3-3 के कॉम्बिनेशन वाला डायग्राम यहाँ पे सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे. लेकिन अभी वी आर टॉकिंग अबाउट A, B and AB. Both the parents are AB. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन विच इज पॉसिबल इज AA. ओके, तो होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप A. देन AB, दैट इज होमोजाइगस फॉर, होमोजाइगस नहीं, हेट्रोजाइगस है एंड कोडोमिनेंट है, इसलिए हम उसको AB ब्लड ग्रुप ही कहते हैं. देन अगेन हेट्रोजाइगस कंडीशन इज देयर एंड यहां पर हमको BB मिलेगा. ठीक है, तो हमको कौन सा यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो मिल गया, 1:2:1. दैट इज जो मेंडल ने सजेस्ट किया था कि F2 जनरेशन में हेट्रोजाइगोट्स होंगे तो हमको 1:2:1 का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलेगा जीनोटाइप में. ओके, तो ये हमको यहाँ पर देखने को मिल गया कि जीनोटिपिक रेशियो हमारा ये आ रहा है. अब क्योंकि ये कोडोमिनेंट है इसलिए हमको 3:1 का रेशियो इस कंडीशन में देखने को नहीं मिल रहा है. तो हम 3:1 का रेशियो जब देखेंगे तो हम उसको किस तरीके से, कहां से देखेंगे. अब हम इस ब्लॉक को कंसिडर कर रहे हैं. अब हमारे एलील्स हैं इस समय स्मॉल I एंड B. इन्होंने O ब्लड ग्रुप को स्मॉल I से यहाँ पे डिनोट कर रखा है. देन अगेन B एंड स्मॉल I. अब ये क्या हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए. वन इज रेसेसिव एंड वन इज डोमिनेंट. दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रेसेसिव. अगेन हियर दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रेसेसिव. तो जो हमारा पहला जीनोटाइप आएगा वो BB का आएगा, दैट इज होमोजाइगोट फॉर B. Then IB, heterozygote for, but phenotype will be B. Then IB, that is heterozygote आएगा but the phenotypic expression will be B. और एक हमारा होमोजाइगोट आएगा II का जो रेसेसिव होगा. अब यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि 3:1 का जो प्रपोर्शन है वो मिल गया हमें फिनोटाइप में, और हमको जीनोटाइप में क्या मिल गया, 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशियो भी हमको यहाँ पर मिल गया है. ठीक है, इज दिस क्लियर. जो पहला मैंने आपको बताया था वो हमने IB के लिए बताया था, बट नाउ आई एम टेलिंग यू फॉर अनदर कॉम्बिनेशन दैट इज फॉर B. सिमिलरली अगर हम A और I को कंसिडर करते हैं देन ऑल्सो वी विल गेट द सेम phenotype and genotype ratio, and hence we can say that ABO blood group system follows Mendelian inheritance in man. Okay, I hope I am clear. अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, एनोनिकिया. ये क्या कंडीशन है, इसमें जो पैर के अंगूठे के नाखून होते हैं वो बने हुए नहीं होते हैं, वो प्रॉपरली नहीं बने होते हैं, और ये जो डिसऑर्डर है ये बाय बर्थ होता है, जिसको कि कहा जाता है कंजेनाइटल कंडीशन. दैट मीन्स कि ये बाय बर्थ प्रॉब्लम होती है ऑफ लैक ऑफ नेल्स. ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिजीज है, ये भी रेसेसिव ऑटोसोमल पैटर्न शो करती है. इसका जो एलील है
वो रेसेसिव एलील है, हेट्रोजाइगोट्स में अपने आप को एक्सप्लेट नहीं करेगा, बट जैसे ही होमोजाइगस कंडीशन होगी रेसेसिव एलील की, वैसे ही ये अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस कर देगा, राइट। सो एनोनिकिया ऑल्सो follows Mendelian inheritance in man. Now, another gene which follows Mendelian rules is tongue rolling gene. Tongue rolling क्या होता है? जब आप longitudinally अपनी टंग को रोल कर लेते हैं to form a U shape, then we say that this is due to tongue rolling gene. और ये भी एक डोमिनेंट ट्रेट है जो सिंपल मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो करता है ह्यूमंस में। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप बहुत रिसेंट स्टडीज करें तो इसको कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि इट इज नॉट एन इनहेरिटेड ट्रेट, बट आप टेक्स्ट बुक्स में और बहुत रिसर्च जर्नल्स में अगर नहीं जाएंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में आपको इसको मेंडेलियन ट्रेट ही बताया जाएगा। नेक्स्ट इज चिन फिशर। चिन फिशर क्या होता है? ये जो चिन पर बीच में एक गहरी सी लाइन होती है कुछ लोगों के, इस ट्रेट को कहा जाता है कि दिस इज अ चिन फिशर। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। उसको होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा, और जो रेसेसिव होंगे उन्हीं में सिर्फ ये एक्सप्रेस अपने आप को नहीं करेगा। मतलब पुनेट स्क्वायर से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारा एक पेरेंट जो है वो बी और हेट्रोजाइगोट है और दूसरा पेरेंट हमारा जो है वो नॉर्मल है, मतलब उसके पास कोई चिन फिशर नहीं है, तो भी क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये 50% चांसेस हैं कि ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, क्योंकि यहाँ पे 50% चांस है हेट्रोजाइगोसिटी का, और क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। देन कम्स फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या है? इट इज अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स लैक एन एंजाइम that normally converts harmful amino acids into harmless byproducts. ये हमारा फिनाइल एलानीन है, इसको ब्रेक करता है एंजाइम और ये यूजफुल केमिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बट उन पेशेंट्स में जिनमें फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है उनमें ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये फेनालिन जो है ये फिनाइलकीटोन्यूरिया की तरह हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम पूरा इफेक्ट हो जाता है, आदमी को चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाता है, कन्वर्जन्स होते हैं, फिट्स होते हैं। बट दिस इज अ रेसेसिव एलील एंड इट कैन बी ट्रीटेड ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे, कंसेप्ट था मेंडल के लॉज और उसके एप्लीकेशन को ह्यूमंस में, मैन में लेकर, वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर माय वीडियो एंड माय चैनल्स लिंक eSnippet. डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देयर ऑल्सो यू कैन गेट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस बाय मी फॉर योर प्रिपरेशन, एंड नॉट ओनली UPSC preparation, but if you are a student of MSc or BSc in anthropology, then also you can get my guidance through my channel.